नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की 12 बड़ी खबरें बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें। उत्तर प्रदेश की राजधानी के वीवीआईपी इलाके में इंडियन ओवरसीज बैंक के दीवार काटकर जो 42 लॉकर की चोरी की घटना को अंजाम दिया था लुटेरों ने, उनके करीब पहुंच चुके हैं पुलिस। कल हुए एनकाउंटर और आज हुए एनकाउंटर में करीब लगभग सभी आरोपियों को पकड़ में आया है और दो बदमाश पुलिस की गोलीबारी में एनकाउंटर में उनकी मौत हो गई। आपको बता दें, कल एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें एक अपराधी के पैर में गोली लगी थी, लेकिन आज रात में एक लखनऊ में एनकाउंटर होता है और एक एनकाउंटर गाजीपुर में होता है, जहां दोनों एनकाउंटर्स में दो बदमाश होते हैं, उनकी मौत हो जाती है। आपको बता दें, लखनऊ में चिनहट इलाके के आसपास जो किसान पथ है, वहां पर बदमाशों को कुछ संदिग्ध दिखाई देते हैं पुलिस को और वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। वो उसके जवाब में जवाबी फायरिंग पुलिस पे करते हैं। पुलिस जवाबी फायरिंग में एक अपराधी के गोली लग जाती है, जिसको इलाज के लिए अस्पताल लेके जाया जाता है, लेकिन वहां पे उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं गाजीपुर के गमर में भी दूसरा जो आरोपी है सनी दयाल, उसकी भी पुलिस मुठभेड़ में जान चली जाती है। आपको बता दें, करीब 3 लोगों को, एक के पैर में गोली लगी है और दो की मौत हो चुकी है और करीब 5 लोग पुलिस की गिरफ्त में है। ऐसा कहें कि 3 अभी पुलिस की गिरफ्त में है, 2 अभी भी फरार है। एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम दिया था इन अपराधियों ने, बदमाशों ने। एक बैंक से, वीवीआईपी इलाका है गोमती नगर का चिनहट इलाका, वहां बैंक की दीवार को काट करके वहां से 42 लॉकरों में से वहां से उन्होंने नकदी के साथ साथ जेवर भी उड़ा ले गए थे। तमाम लोगों की जो गाड़ी कमाई लॉकर में बंद थी, वो इन चोरों ने उस पर हाथ फेर दिया था। करीब ये सभी के सभी बदमाश बिहार के बताए जा रहे हैं और जो एक साथी है जिसने यहाँ पर उन बदमाशों के रहने और खाने की व्यवस्था की थी, वो मात्र लखनऊ का था और दोनों जो अपराधी मारे गए हैं वो भी बिहार के रहने वाले थे। सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के लिए एक बहुत अच्छी बात है और राहत की भी बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से इतने कम समय में पुलिस ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर भी उनके गुड वर्क को लेकर के उनकी तारीफ हो रही है। आपको बता दें कि ना सिर्फ उनके एनकाउंटर हुए, बल्कि पुलिस ने उनको पकड़ा है, कुछ माल भी बरामद किया है। करीब 1900 ग्राम सोना बरामद किया है, 1250 चांदी बरामद किया है, 3 लाख रुपए तक नगद बरामद किए। आपको एसपी गाजीपुर के एसपी की बाइट सुनाते हैं और कुछ दृश्य दिखाते हैं जो एनकाउंटर से जुड़े हुए हैं। आईडी सही करा। ये नॉर्मल चेकिंग आज हमारे द्वारा की जा रही थी, जो कि लगातार बिहार बक्सर बॉर्डर पर चेकिंग की जाती है 12 गहमर थाना क्षेत्र में 12 चौकी के अंतर्गत। तो जब चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध व्यक्ति एक बाइक पर जाते हुए दिखाई दिए, जिनको जब रोकने का प्रयास किया गया 12 चौकी इंचार्ज के द्वारा, तो वो वहाँ से गाड़ी पलट के और वहाँ से भाग निकले और उनको जब तत्काल सूचना दी गई चौकी इंचार्ज के द्वारा, तो वहाँ पर थाने की टीम और सभी लोगों ने उसको ट्रेस करना शुरू किया। तो वहीं मौका पाकर वो सड़क से उतर के एक सुनसान निर्जन स्थान की तरफ उन्होंने भागने का वहाँ पर प्रयास किया, जिसमें से एक लड़का जो था वो वहाँ से भाग गया और दूसरा लड़का जो वहीं पर पुलिस के ऊपर छुप के वहाँ से फायरिंग करने लगा जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया। तो जवाबी फायरिंग में जब उसके ऊपर पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई, तो उसके पैर में और उसके छाती पर गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ। उस दौरान जब उससे पूछताछ की गई, तब उसने बताया कि इसका नाम सनी दयाल है और ये मुंगेर का रहने वाला है और ये लखनऊ में इंडियन ओवरसीज़ बैंक में एक नकबजनी की बड़ी घटना हुई थी, जिसमें काफ़ी भारी संख्या में बैंकों के लॉकर काटे गए थे और उनमें से पैसा और ज्वेलरी निकाला गया था। तो ये उसमें उसका ये वांछित था और उसके उपरांत जो लखनऊ में चिनहट थाना क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ के दौरान कुछ अपराधी पकड़े गए थे, उसमें ये वहाँ से बच निकले थे और अब ये बिहार भागने के प्रयास में लगे हुए थे। तो उसी दौरान जब चेकिंग के दौरान इनको रोका गया था और ये सब पूरा घटनाक्रम रहा। तो ये एसपी थे गाजीपुर के, जो बता रहे थे कि किस तरीके से अपराधियों ने पुलिस पर फायर झोंका, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक जो अपराधी गंभीर रूप से घायल हो गए, बाद में उसकी मृत्यु हो गई। तो करीब 3 एनकाउंटर हुए। कल भी एक एनकाउंटर लखनऊ में हुआ था, आज रात में एक एनकाउंटर हुआ और कल मतलब आज ही गाजीपुर में एनकाउंटर, जिसमें 2 जो अपराधी थे वो मारे गए। तो पुलिस के लिए राहत की सांस जरूर है और कहीं ना कहीं अगर जो पूरा माल बरामद है, ये तो बाद में पता चलेगा कि पूरा का पूरा माल बरामद कर लिया गया, क्योंकि अभी भी 2 अपराधी जो है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि वो भी जल्द से जल्द पुलिस की गिरफ्त में होंगी। अब आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कन्नौज से जब लखनऊ आ रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने
आलू की जो मंडी है ठठिया में, वहां रुक करके किसानों की समस्याएं सुनी और उन्होंने वहां पर किसानों की जो सुरक्षा है उसको लेकर के सवाल खड़े किए। हम दिखाते हैं अखिलेश यादव के वो दृश्य और वो तस्वीरें जो जब वो पहुंचे थे आलू मंडी में। बगल में जहाँ लोग खाते पीते हैं वहाँ देखा पैकेट में चिप्स क्या सा बिक रहा है। कितना मिला? तो आपने सुना अखिलेश यादव है, किसानों की समस्याओं को सुन रहे थे और वहां पर उन्होंने उनसे बात की और किसानों के बारे में जानने की कोशिश की। तमाम ऐसी चीजें थी जिसको लेकर के सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सरकार को घेरने की कोशिश की। अब आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं, जिस तरह से संभल में जो खुदाई अभियान चल रहा है और तमाम जो हमारी विरासत धरोहर मिल रही है मंदिरों को लेकर के, अब कुछ ऐसा ही नजारा कानपुर में भी देखने को मिल रहा है। कानपुर नगर की जो मेयर है उन्होंने मंदिरों को लेकर के जो वहां पर तलाश अभियान चल रहा है, करीब वहां पर 125 मंदिर बताए जा रहे हैं और कानपुर की मेयर का क्या कुछ कहना है उन मंदिरों को लेकर के, वो आईबीसी के दर्शकों को हम सुनाते हैं। कानपुर की जो मेयर क्या कुछ कह रही है मंदिरों को लेकर के। चलो भाई, देखो पीपल का पेड़ आज नहीं, इसको देखिए हमारे देखने में मतलब नहीं है, अब इनको गिराना पड़ेगा, मतलब नहीं है कि देखने से। चलिए अब आगे चलिए हमें इनका कोई विरोध नहीं, जहाँ मनता है, लेकिन हमारे मंदिर किस तरीके से सब मूर्ति किसने फेंक दिया? इसके अंदर देखने का तो है ना। अजय जनाब, अजय जनाब, और पीपल कहाँ है? ये क्या है? अंदर है पीपल। ये यहाँ आ जाइए, ये हमारा पीपल और यहीं ये शंकर जी का मंदिर, ठीक है, यही शिवाला कर रहा था। लेकिन इसको जो मैं कह रही थी, वो मंदिर जहाँ से हम मुड़े वो सीधे जाना था। कहाँ पे है? कहाँ पे है? तो आप देख रहे थे कानपुर की मेयर है और बात कर रही थी और ये भी कह रही थी कि जो मंदिर की मूर्तियां वो गायब है और उन्हें गंगा नदी में फेंक दिया गया। तो बहस छिड़ी हुई है मंदिरों को लेकर के, क्योंकि कई विरासत है और कई आरोप लगाए कि कई ऐसे मुस्लिम बस्तियां, इलाके हैं जहां पर मंदिर जो है वो जमींदोज कर दिए गए, क्योंकि संभल में जिस तरीके से खुदाई अभियान चल रहा है और वहां पे चीजें मिल रही है। तो तमाम इलाके, बुलंदशहर में भी मिला है और कानपुर में भी इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही है। तो इसी को लेकर के जो है वो नई बहस छिड़ी हुई है। अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके सभी सहयोगी हमारे साथ स्क्रीन पे जुड़ेंगे और आज की जो बड़ी खबरें हैं वो बताएंगे। सबसे पहले हमारे साथ अवनीश जुड़ चुके हैं, कानपुर से ही है। जैसा कि हम तस्वीरें देख पा रहे थे अवनीश, कानपुर से मेयर जो है संजीदगी के साथ मंदिरों की तलाश कर रही है और कह रही है कि मंदिर से जो मूर्तियां वो गायब हो गई हैं और गंगा नदी में फेंक दी गई है। क्या कुछ आरोप लगाए हैं मेयर ने और क्या है असल पूरा मामला, ये आईबीसी और हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें। अखंड जी, देखिए, लगातार जो है संभल में मूर्तियां मिल रही हैं और ये सिलसिला जो है काफी दिनों से चल रहा है। कानपुर में भी जो हिंदू संगठन है या भारतीय जनता पार्टी है, लगातार ये लोगों को बता रही थी कि लगभग 125 मंदिर ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जमींदोज कर दिए गए हैं या तो कहीं ना कहीं उनको जो है कब्जा कर लिया गया है। आपको बता दें कि जब ये चुनाव यहाँ पर हो रहा था, अभी एक यहाँ पर चुनाव हुआ है विधानसभा का, तो चुनाव से पहले भी ये मुद्दा जो है काफी तेजी से गरमाया था, जिसके बाद में चुनाव होने के बाद में इस पे कार्रवाई भी शुरू हो गई है। कानपुर के जो मेयर हैं प्रतिभा पांडे लगातार इसमें कार्रवाई कर रही हैं, क्योंकि उनके ही हाथ में, क्योंकि प्रथम महिला है कानपुर की, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, जिसको लेकर के लगातार उन्होंने ये कार्रवाई शुरू कर दी और लगभग 125 मंदिरों को जो खोजने की प्रक्रिया है उसको शुरू कर दिया है, जिसमें से 5 मंदिर मिल गए हैं। कल एक मंदिर मिला था, जो शिव मंदिर, जो लगभग 125 वर्ष पुराना था। वहां पर जो राधा रानी की जो मंदिर भी था, वहां पर जो मूर्तियां थी, कुछ मूर्तियां गायब थी और कुछ मूर्तियां जो है खंडित भी कर दी गई थी। तो कहीं ना कहीं जो सिलसिला है, क्योंकि आज सदन भी जो यहाँ पर नगर निगम का सदन भी चलेगा, जिसमें कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी उठाया जा सकता है। तो देखने वाली बात ये होगी कि जो 125 मंदिर का जो दावा भारतीय जनता पार्टी या हिंदू संगठन कर रहे हैं, उनको कितनी जल्द छुड़ाया जाता है, क्योंकि प्रशासन भी लगातार लगा हुआ है। प्रशासन के साथ में
जो मेयर हैं उनका कहना है कि प्रशासन का की वो मदद भी लेंगे और प्रशासन की मदद भी करने के साथ साथ जो है ये जितने भी हिंदू मंदिर हैं उनको छुड़ाया जाएगा अखंड। अवनीश, एक सवाल ये भी है कि देखिए, जिस तरीके से संभल में मंदिर मिले थे, कुएं मिले थे, तो एएसआई सर्वे को लेकर के बात चल रही थी। तो क्या जिस तरीके से 125 मंदिर की बात की जा रही है और 5 मंदिर मिल भी गए हैं, तो क्या एएसआई सर्वे जैसी कुछ बात कानपुर में भी निकल करके सामने आ रही है? ऐसा कुछ है वहां पर? देखिए, अभी एएसआई सर्वे की बात तो इस तरीके की कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन जो जिस तरीके से दावे किए जा रहे हैं और जिस तरीके से मंदिरों का मिलना शुरू हुआ है, तो कहीं न कहीं इसको कहा जा सकता है कि जो दावे किए जा रहे थे, तो वो सत्य हैं, क्योंकि जो शुरुआत है वो हो चुकी है। और जो यहाँ पर जो बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर एक विशेष समाज के लोग, विशेष समुदाय के लोग भी रहते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर मंदिर होने की बात कही जा रही है, तो वहाँ पर अभियान लगातार जारी है और इस अभियान को लेकर के कहीं न कहीं यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी को जो अन्य समाज के लोग हैं, जो समुदाय के लोग हैं, उनको कोई दिक्कत भी ना हो और जो हिंदू संगठन के जो मंदिर हैं, जो जिनको जीर्णोद्धार होना है या जो जमींदोज कर दिए गए हैं, उनको सही से सुरक्षित और सुव्यवस्थित निकाल दिया जाए। जैसा अवनीश तस्वीरों में दिखा रहे थे और आपने जो तस्वीरें भेजी थी वहां से, उस तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे जो मेयर है वो अंदर जा रही है और पीपल का एक पेड़ वहां पर नजर आता है। सवाल ये है कि अगर इस तरीके से मंदिर किसी के घर के भीतर मिलते हैं, तो क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है वहां पर? क्या ऐसा कोई अभियान चला करके उन मंदिरों को वापस पाने की कोशिश की जा सकती है, या उन जो जगह है वहां पर भी खुदाई अभियान जैसे संभल में चल रहा है वहां पर भी चल सकता है? देखिए, कानपुर बहुत पुराना शहर है, यहाँ पर अंग्रेज भी रहे थे आकर के और पुराना मैनचेस्टर इसको कहा जाता है। तो कहीं न कहीं जो पुराने अभी भी यहाँ पर लोग हैं, वो रह रहे हैं और बहुत पुरानी ऐसी इमारतें हैं जो यहाँ पर अभी भी हैं। तो उन पुरानी इमारतों के बीच में जो बहुत सारे ऐसे मंदिर थे जो बने हुए थे उस दौरान थे, क्योंकि जो कल मंदिर मिला था वो लगभग 125 साल पुराना बताया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ऐसे कई सारे मंदिर हैं जो लोगों के घरों के अंदर भी पहले बना दिए जाते थे, घरों के अंदर भी पूजा-पाठ की जाती थी और एक भव्य मंदिर का निर्माण किया जाता था। लेकिन बहुत सारे लोग जो है यहाँ से पलायन कर गए हैं और निकल गए, जिसपे कहीं न कहीं कई लोगों ने कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कब्जा कर लिया है। तो ये चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करने के साथ-साथ जो मंदिर आराम से जिनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और उनको आराम से सुरक्षित कर लिया जाएगा। तो उसके अलावा अगर कोई भी इस पे विरोध प्रदर्शन या फिर कोई विरोध करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल है अवनीश आपसे कि जिस तरीके से हाल फिलहाल में देखा गया था कि जो कानपुर की निर्वाचित विधायक है नसीम सोलंकी और मेयर के बीच में कुछ थोड़ी तीखी नोकझोंक हुई थी अतिक्रमण को लेकर के, लेकिन जिस तरीके का रूप वो जब मंदिर में प्रवेश कर रही थी और उसको लेकर के बोल रही थी, तो कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आ रही है कि जो मेयर है उनका रुख जो है स्पष्ट है और इसको लेकर के वो बहुत ज्यादा चिंतित है और संजीदा, और उसी संजीदगी के कारण ये भी है कि कहीं ना कहीं जो मंदिरों की तलाश है कानपुर नगर में वो अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि प्रशासन भी इसमें मिला हुआ है। प्रशासन के साथ साथ पूरी टीमें वहां पे जा रही है। सवाल ये है कि क्या ऐसे इस तरीके से मंदिरों को लेकर के जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या उससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है या नहीं? क्योंकि कई जगहों पर इसको लेकर के माहौल खराब देखने को मिला है। तो क्या कानपुर में ऐसी स्थिति तो नहीं पैदा हो सकती? क्योंकि जिस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है उसको लेकर के कहीं ना कहीं एक विशेष समुदाय में रोष जरूर देखने को मिल रहा है। देखिए, लगातार जो ये जो सर्च ऑपरेशन है उससे कहीं न कहीं लोगों को समस्याएं हैं और कई जगह पे विरोध प्रदर्शन भी चल रहा है। इसी तरीके का अंदाजा यहाँ पर लगाया जा रहा है कि कानपुर में अगर इस तरीके की कोई घटना होती है तो उसको देखने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से संजीदा होकर के कार्य कर रहा है। आप देख रहे होंगे जो विजुअल्स हमने दिखाए भी हैं कि भारी पुलिस बल के साथ में यहाँ पर जो है पोस्ट के साथ में जो यहाँ के कमिश्नर हैं या जो भी यहाँ पे जो संबंधित अधिकारी हैं वो जाते हैं, उसके बाद में इस तरीके की कार्रवाई। हालांकि क्योंकि आप जानते हैं जीरो टॉलरेंस की नीति है, जो मौजूदा सरकार है वो किसी भी दंगे को नहीं भड़कने देना चाहती है, जिसको लेकर के पूरी तैयारी के साथ में वो कार्य करते हैं। कानपुर में भी इस तरीके का कोई दंगा ना हो, किसी तरीके की कोई भड़काऊ चीज ना की जाए, जिसको लेकर के लगातार मॉनिटरिंग भी की जाती है। जो सोशल, क्योंकि आप जानते हैं लगातार इस बात पर हम लोग चर्चा भी करते हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं इस तरीके का जो है कार्य किया जाता है कि भड़काऊ भाषण दे दिया जाता है, भड़काऊ पोस्ट कर दी जाती है। तो उस पर भी कहीं ना कहीं पुलिस की पूरी निगरानी है कि अगर ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, इसकी कोई गतिविधि जो है सोशल मीडिया पे इस तरीके की ना फैलाई जाए, जिससे कहीं ना कहीं कोई जो है दंगा फैल सके या कोई किसी गलत तरीका कोई कार्य हो सके। बिल्कुल अवनीश, आप एकदम सही कह रहे हैं। कल डीजीपी ने एक प्रेस वार्ता की थी, उस प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ कहा था कि जो अफवाहों पर विशेष ध्यान पुलिस का एक जो सेल है, मॉनिटरिंग सेल है, वो मॉनिटर कर रही है। अगर जो भी इस तरीके के कृत्य में पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए अवनीश। हमारे साथ आदर्श जुड़ चुके हैं, आदर्श हरदोई से जुड़े हैं। आदर्श, हरदोई से कौन सी बड़ी खबर है आज की? अखंड जी, मैं बताना चाहूंगा, आज हम इससे सनातन पश्चिम में खड़े हैं और ये एक ऐसा मोहल्ला है, इसको मोहल्ला है
या हम इसको देहात की गलियां कहें या इसको नाला कहें, ये कम होगा। क्योंकि यहाँ पर जो बासिंदे मोहल्ला वासी हैं, इस मोहल्ला वासी देखिए आप, इसी जो रोड गई है पूरी है तो रोड, लेकिन यहाँ पर पानी भरा हुआ है, इस पानी से होकर गुजरते हैं। इस रोड के आगे एक बाबा मंदिर है, उसे लोग दर्शन करने जाते हैं, लेकिन वहाँ दर्शन करने से पहले गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। हमारे पास साथ कुछ मोहल्ले वासी हैं जो बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या आ रही है। इधर इधर आओ। दादा क्या ये एक बुजुर्ग हमारे साथ में है। अब इनको बहुत समस्याएं हैं, पानी से ये दर्शन करने जाते हैं लेकिन पानी से गुजर के जाते हैं, क्या समझें दादा? तो कैसे पहुंचे हैं वहाँ गंदे पानी से निकल के दर्शन कैसे करने? दादा क्या नाम है आपका? शेष कुमार कश्यप। आप कहाँ रहते हैं? इसी गली में मोहल्ला कौन सा है? सरा चौक पश्चिमी। क्या समस्या है आदर्श इसमें? पानी से बहुत दिक्कत होती है। जी जी। आदर्श, एक चीज ये बताइए कि जो ये पानी है ये कितने दिनों से यहाँ पर लगा हुआ है? क्या ये अमूमन ऐसी स्थिति बनी हुई होती है कि या बरसात के समय ही इस तरीके की स्थितियां पैदा होती हैं? इधर आओ। ऐसी ये पानी कितने दिनों से भरा है यहाँ पर है? ये हो गया कम 2-3 साल हो गया पानी यहाँ पे गंदगी चल नहीं, बरसात के दिनों में भरता है या मतलब हमेशा हमेशा रहता है ये पानी। हमेशा रहता है। ये पानी हमेशा तो भरा रहता आदर्श, है? एक सवाल आदर्श, जिस विभाग की भी इस रोड की जिम्मेदारी है, एक बात तो हरदोई से निकल करके सामने आती है, करोड़ों की रोडें बनती हैं, कुछ दिनों में ही निकल जाती हैं। कम से कम ध्यान दे देते, उसी का कुछ हिस्सा यहीं पे लगा देते, कम से कम रोड तो बन जाती। अगर रोड बना करके लोग इतनी परेशानी में हैं और अगर उस रोड का समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं, तो जो रोड में डामर और हल्का हल्का गिट्टी बिछा करके रोड बना दे रहे, उसी का कुछ पैसे यहीं लगा देते, कम से कम ये जनता खुश तो होती, कम से कम इस तरह से पानी में चलने को मजबूर तो नहीं होती। अधिकारियों से बात करने का प्रयास कीजिएगा। जो बताइए आदर्श, बताइए। ये एक और खड़े हैं भाई साहब मोहल्ले के, ये बताएंगे क्या समस्या है। जी सर बताएं। पानी की बड़ी समस्या है, गंदा पानी बराबर निकलता है। बाबा मंदिर जाते हैं, गंदे पानी से गुजर के ही जाते हैं। अब नाली का पानी बराबर चलता रहता है, हर आदर्श, आदमी परेशान है। इसको लेकर के आप जो जिम्मेदार अधिकारी है इसके लिए, जिनकी जिम्मेदारी बनती है, उनसे बात करने का प्रयास कीजिएगा और पूछिएगा कि आखिर वजह क्या है कि इस सड़कों पर इस तरीके से लोग पानी में जाने को मजबूर है। हरदोई जिला है, हरदोई में अगर लोगों के सबकी कहते हैं कि सड़क, पानी और बिजली ये तो मूलभूत सुविधाओं में आती है, अगर सड़क ही नहीं रहेगी तो जनता कैसे जाएगी? ये सवाल एक गंभीर सवाल है। तो जो वहां के प्रतिनिधि हैं या जिस भी क्षेत्र के जो अधिकारी, जो जिम्मेदार अधिकारी, उनसे बात करने का प्रयास कीजिएगा और उसको ये बताइएगा कि आपके जो क्षेत्र का वो हाल क्या है, बेहाल है। अच्छा, एक सवाल इनसे जरा पूछ लीजिए, क्या आपने इनको, प्रतिनिधि को, विधायक को अपने इस क्षेत्र की समस्या के बारे में उन्होंने अवगत कराया कि नहीं कराया? कुछ महिलाओं से पूछेंगे। आओ, यहाँ कुछ हमारे साथ महिलाएं भी खड़ी हैं जो बताएंगी। क्या आपने यहाँ के प्रतिनिधि से कोई शिकायत की है या विधायक से शिकायत की है या यहाँ के वार्ड मेंबर से की है? क्या समस्या है? कई बात करने को कही गई। जोर से बोले। हाँ, कहीं नहीं कर रहा है। क्या है समस्या है पानी को लेकर? सुन ही नहीं रहे हैं बिल्कुल। क्यों नहीं सुन रहे, वजह क्या है? नहीं सुनेंगे भाई, जनता के, जब जनता का वोट लेने के समय सुनते हैं, जैसे ही जनता का वोट मिल जाता है, जीत जाते हैं तो नहीं सुनाई देता उनको, और कान में ना रुई डाल करके सो जाते हैं। जनता की अगर समस्या नहीं सुनोगे तो आपको जनता बेदखल कर देगी। नहीं आदर्श, समझ में आ गया है, वहाँ के लोगों की समस्याएं समझ में आ गई हैं। आप इसमें स्टोरी पैकेज फाइल करिएगा और अधिकारियों से। बड़ा गंदा पानी हाथ पैर सड़ जाते हैं निकलने में। हाँ बताइए क्या समस्या है? बच्चे स्कूल जाते हैं तो इसे पानी से के अंदर से ही जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे। यही सब समस्या 4-5 वर्ष से ऐसे ही चल रहा है, लेकिन कोई ध्यान नहीं है किसी का यहाँ पे। नहीं ध्यान होगा आदर्श, क्योंकि जब नेता होते हैं, जब उनको वोट की जरूरत होती है, तब इनके दरबार पहुंचते हैं और सर झुकाते हैं, लेकिन जब वोट दे करके जीत जाते हैं तो उनका काम निकल जाता है। ऐसे जो भी विधायक है, जो प्रतिनिधि है जनता के, चाहे पार्षद ही क्यों ना हो या प्रधान ही क्यों ना हो, ऐसे लोगों को जरूर जनता को सबक सिखाना चाहिए। लेकिन आपसे कहेंगे कि आप जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने का प्रयास कीजिए कि आखिर वजह क्या है इस सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत कुछ जानकारी दी आदर्श। इंद्रवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंद्रवीर, रायबरेली से कौन सी बड़ी खबर है आज की? देखिए खंड, अगर बात करें रायबरेली की, तो रायबरेली ही नहीं, मैं बात करूंगा उत्तर प्रदेश की, क्योंकि जिस तरीके से महाकुंभ की तैयारी में
उत्तर प्रदेश सरकार लगी हुई है। वहीं पे रायबरेली के परिवहन विभाग जो रोडवेज की है, वहीं पे अभी क्या हुआ था, 30 लगभग जो है 15 दिन पहले परिवहन विभाग ने यहाँ पे 325 चालक परिचालकों के अकाउंट में 1800 रुपए डाले थे और कुंभ के लिए उन्होंने एक जो यहाँ पे जो परिवहन की जो डिपो की बसें रहेंगी थी, उनकी ड्यूटी लगी हुई है कुंभ के लिए रायबरेली टू प्रयागराज। तो उनको एक निर्देश दिया गया था कि आप चालक परिचालक दोनों को कि आप बिना वर्दी के वहां पे कुंभ में आपकी एंट्री नहीं होगी या आप वहां नहीं जा सकते। ये शासनादेश रोडवेज के जो चालक परिचालक है उनको दिया गया था। लेकिन अब इससे पलीता नजर लगाते नजर आए हैं चालक परिचालक दोनों। 1800 रुपए अकाउंट में डाला गया। और पहले तो अखंड ये बड़ी बात है कि जब सरकार से आप अपनी कुछ डिमांडें रखते हैं, कुछ बात रखते हैं और जब सरकार नहीं मानती तो आप उन पर धरना प्रदर्शन, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हम एवरी संगठन की बात कर रहे हैं और सरकार अगर आपके उससे काम कर रही है, आपको एक भत्ता दे रही है कि आपकी वर्दी का ये है, तो उसको आप अपनी पॉकेट मनी में डाल ले रहे हो, उसको आप खर्च। तो ऐसे ही 20 चालक परिचालक जो है बिना वर्दी के पाए गए हैं, जो 15 दिन पहले जिनको पैसा दिया गया था। ऐसे 20 चालक परिचालक रायबरेली डिपो जो प्रयागराज में महाकुंभ अतुल कुंभ में जिनकी ड्यूटी लगाई गई है वो पाए गए हैं। वैसे ही उनके ऊपर यहाँ पे जो वरिष्ठ केंद्र प्रभारी हैं सुरेश कुमार यादव, उन्होंने कार्रवाई भी की है कि अगर आपको जब सरकार ने पैसा दिया है, भत्ता दिया है अपने ड्रेस के लिए, वर्दी के लिए, तो आप उसको नियमानुसार लगाकर पहनकर जाइए, बैच के साथ जाइए। लेकिन उन्होंने वो पैसा अपनी पॉकेट मनी में डाला और बिना वर्दी के 20 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई। और आगे भी निर्देश दिए गए हैं। 325 जो चालक परिचालकों की ड्यूटी लगाई गई इस 2 महीने कुंभ में, जो 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलेगा। रायबरेली से, क्योंकि प्रयागराज बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, 90 to 100 किलोमीटर, समथिंग 120 किलोमीटर, मतलब 120 किलोमीटर होगा। लेकिन ये बीच का जिला पड़ता है और ये वीवीआईपी जिला माना जाता है। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष हो या पक्ष हो, दोनों की नजर यहाँ पे बनी रहती है। और आवागमन का स्रोत लखनऊ होके, लखनऊ से आपको आगरा से या कहीं से भी जाना है तो आप रायबरेली होके ही जाएंगे। मोस्टली आपको जो है प्रयागराज जाने के लिए रायबरेली ही होकर जाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे ये ऐसी कुछ सुविधाएं दी गई थी रोडवेज विभाग को। और वहां पे 20 चालक परिचालकों को जो पैसा दिया गया था 1800 रुपए 15 दिन पूर्व, वो अपने वर्दी में नहीं पाए गए। उन पर कड़ी कार्रवाई की गई और आगे भी ये कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी ये बड़ी खबर है। इंद्रवीर, सवाल यही है, आपने जैसा कि उठाया है कि अगर इनको पैसा सरकार नहीं देती तो बोलते, ये सवाल खड़े करते कि भाई हमको तो पैसा मिला ही नहीं तो वर्दी कैसे बनवाए। अब सरकार ने पैसा डाल दिया है तो वर्दी का पैसा जेब में डाल दिया इन्होंने। अरे जेब में डालिए कोई बात नहीं है, लेकिन जिस मद में जो पैसा है उसको कम से कम खर्च तो कर दीजिए। आप ही के लाभ की बात है। और सरकार ने अगर आपकी बात आप अपने पैसे से बनवाते तो समझ में आता। सरकार ने जब आपको उस मद के लिए पैसा दिया तो कम से कम क्यों नहीं आप बनवा रहे हो अपने लिए वर्दी। और कार्रवाई तो होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी। कार्रवाई क्यों नहीं होगी भाई? अखंड बात वो नहीं है, बात ये है, यही सब मुद्दे आज वर्दी का भत्ता हो, चाहे वो रोडवेज विभाग हो, चाहे वो संविदा कर्मी हो, चाहे वो पुलिस विभाग हो, कोई भी विभाग हो, चाहे वो टीचिंग विभाग हो, किसी तरीके का कोई भी भत्ता गवर्नमेंट अगर सैंक्शन नहीं करती है तो यही मुद्दे जो है चुनाव में उभर के सामने आते हैं कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया। अब बात करें अगर अखंड, जैसे मैं छोटी सी एक एग्जांपल लेना चाहूँ, उज्ज्वला योजना है और राशन वितरित की योजना है। क्या जितने लोगों को राशन मिलता है ये जमीनी स्तर पे, क्या उतने लोग को वो राशन वो यूज करते हैं, ये एक अलग बात का विषय होगा। लेकिन हम बात करते हैं ये मुद्दे चुनाव में उभर के सामने आते हैं। और जब गवर्नमेंट आपको दे रही है तो क्या वो यूटिलाइज सही जगह पे हो रहा है या होना चाहिए जहाँ पे वो वहां पे आप कर रहे हो, ये बड़ा सवाल है। इसके ऊपर कोई बोलने को तैयार नहीं होता। सब लोग उंगली फिंगर जो अपनी है वो टेढ़ी कर देते हैं गवर्नमेंट की तरफ कि गवर्नमेंट ने हमारे या हमारे विभाग के बारे में, हमारे परिवार के बारे में नहीं सोचा। और जब गवर्नमेंट सोच रही है, जब आपको अच्छा करना चाह रही है, तो आप गवर्नमेंट के ऊपर फिंगर नहीं कर सकते। ये मेरा कहने का मतलब है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि जब सरकार आपके फेवर के लिए, आपके हित की बात करती है तो कम से कम उसको सोचते हुए आपको कार्य करना चाहिए। और कहीं ना कहीं ऐसे तमाम ऐसी बातें, मुद्दे होते हैं और शायद यही कारण है कि सरकार जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, क्योंकि जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से कर नहीं रहे। और शायद यही कारण है कि जो प्रदेश में एक मुद्दा प्राइवेटाइजेशन को लेकर के बना हुआ है वो हावी है इस वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इंद्रवीर।
हमारे से जितेंद्र जुड़ चुके हैं बस्ती से। बस्ती से बड़ी शर्मनाक खबर आ रही है। शर्मनाक खबर इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके से एक नाबालिग छात्र ने आत्महत्या कर ली है, वो भी इसलिए कि चार लोगों ने उसके साथ एक घिनौना काम किया, जिसके बाद जब उसकी गुहार लगाई उसके परिवार वालों ने, तो उन दबंगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करना तो दूर, उनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई एक्शन ही नहीं लिया। इससे आहत होकर के उस छात्र ने आत्महत्या कर ली है, जिसको देखते हुए जो जिले के एसपी हैं गोपाल कृष्ण चौधरी, उन्होंने एसओ को निलंबित कर दिया। हमारे साथ जितेंद्र जुड़ चुके हैं, डिटेल के साथ पूरी जानकारी बताएंगे कि आखिर ये जो मसला है वो कितने दिन पुराना है और क्या कुछ हुआ था उस छात्र के साथ जिसकी वजह से उसने इस तरीके का कदम उठाया। जितेंद्र, बिल्कुल अखंड, अगर बात की जाए बस्ती की खबर की तो आज दो खबर, लेकिन पहली खबर पे आज बात की जाएगी। जो पहली खबर है, जिस तरह से एसपी ने एसओ को निलंबित किया, क्यों किया और इतने लेट क्यों किया, सबसे बड़ा सवाल ये भी है क्योंकि बस्ती जिले में एक नाबालिग युवक जो बच्चा है, वो छात्र अपने बर्थडे पार्टी में बुलाया जाता है, वो पार्टी में वहां पे जाता है, लेकिन वहां जाने के बाद उस छात्र को जिस तरीके से उससे कपड़े उतरवाए जाते हैं, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, यहाँ तक कि वो चारों दरिंदों का मन नहीं भरा तो वो उसके ऊपर पेशाब तक कर देते हैं, उसके मुंह के ऊपर पेशाब कर देते हैं। फिलहाल ये शर्मशाम जो ये घटना है, कहीं ना कहीं वाकई में एक जिसको सुनने के बाद रोंगटे खड़े हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल जिस तरह से ये घटना उस बालक के साथ घटी है, जब वो अपने घर पहुंच के अपने परिजनों को पूरी आपबीती बताता है और आपबीती बताने के बाद परिजन जब थाने पे पहुंचते हैं तो एसओ साहब महोदय जो अपनी कुर्सी का रौब झाड़ते हुए क्यों किसी पे कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल ये एसओ का ये नजरिया लगभग जो है बस्ती के हम सभी थानों के मैं बात करूंगा तो कुछ थाने ऐसे जो वहाँ के एसओ है वाकई में वो कार्रवाई नहीं करते, नहीं तो जो वहाँ के जो पीड़ित व्यक्ति है सबसे ज्यादा संख्या में अगर मैं अखंड बात की जाए तो लोग जो है एसपी ऑफिस न्याय मांगने के लिए आते। कहीं ना कहीं ठीक है, कप्तानगंज थाने से न्याय नहीं मिला, उसे बार बार वो परिजन कहते भी रहे कि कार्रवाई करने के, लेकिन कार्रवाई नहीं। फिलहाल आज दो लोगों को पुलिस गिरफ्तार करती है, लेके आती है, अपने यहाँ बैठाती है, बाकायदा चाय नाश्ता भी कराया जाता है। अखंड उसमें कुछ सुनने वाली बात ही नहीं है। वहां बैठाने के बाद शाम को देर शाम उन लोगों को छोड़ दिया था, लेकिन छोड़ने के बाद वो उस युवक को फोन करते हैं या उनसे मिलते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हम जान से मार देंगे, तुम्हारा जो वीडियो है ये वायरल कर देंगे। वीडियो वायरल की बात सुनने के बाद कहीं ना कहीं जो युवक है उसे जो है न्याय नहीं मिलता हुआ दिखा, तो कहीं ना कहीं उससे आहत होकर उसने फांसी लगा ली। मौत को आगोश में तो ले लिया युवक ने, लेकिन कहीं ना कहीं जिस नाबालिग बच्चे के साथ जो ये घटना घटी वो अप्रिय घटना थी। फिलहाल जो है परिजन तत्काल जो है बॉडी को लेके जो कप्तानगंज एसओ के पास गए, लेकिन फिर भी कप्तानगंज साहब अपने रौब में थे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। लेकिन कहीं ना कहीं हल्का मानते हुए एसओ साहब ने कोई कार्रवाई तो नहीं किया, लेकिन जब परिजन बस्ती पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर लगभग 2 से 3 बजे के आसपास जब यहाँ पहुंचते हैं तो अखर मैं बता दूं आपको कि वो सैलाब और वो संख्या देखने वाली एक बात थी कि आपको बता दिया जाए कि अगर एक दाना फेंक देंगे तो शायद आपको वहां पे जो है दाना ना मिले, इस तरह की भीड़ वहां पे उमड़ पड़ी थी। लेकिन कहीं ना कहीं घंटों तक रहने के बाद पुलिस के जो उच्च अधिकारी की बात की जाए, चाहे सीओ हो, एडिशनल हो, एसपी हो, मौके पे तो कोई नहीं पहुंचा, लेकिन कहीं ना कहीं हंगामा बढ़ता गया। मीडिया वहां पे तमाम पहुंच गई, मीडिया द्वारा तमाम सवाल किए गए, तमाम बातें हुई, तो कहीं ना कहीं देर दोपहर के बाद तक वहां पे जो है सीओ पहुंचे। वहां पे लगभग बस्ती जनपद के 6 से 7 थानों की फोर्स भी वहां लगा दी गई। जिस तरह से वहां फोर्स लगा गया, एसओ पहुंचे, समझा के किसी तरह से खत्म तो किया, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं, कप्तानगंज पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए इस तरह की फोर्स लगाते ना, अगर अपराधियों को पकड़ने के लिए इस तरीके से फोर्स अगर लगाई जाती तो अपराधियों का मनोबल ऐसा थोड़ी ना बढ़ता कि वो पहले जाते, उनके खिलाफ जब कार्रवाई होती तो कुछ ना कुछ उनको मन में डर होता। लेकिन नहीं, अपराधियों के खिलाफ फोर्स थोड़ी ना लगानी है। थाने पर जो लोग वहां पे इकट्ठा हो, अपना रोष दिखाए, रोष व्याप्त हो रहा है, उस गुस्से को इजहार करें, तो वहां पर फोर्स बुला ली जाती है। अरे अगर अपराधियों के खिलाफ भी अगर आप कार्रवाई करोगे तो अपराधियों के मनोबल में कमी आएगी। उसको इस तरीके के कार्य, क्या आप उस छात्र को वापस ला सकते हैं? क्या उसके पिता से पूछिए, उसके माँ से पूछिए कि जिसने अपने बेटे को खोया है, आपको क्या है? आपने कार्रवाई अगर की होती, सही कार्रवाई की होती, तो कम से कम आज वो छात्र जिंदा तो होता, अपने जो उसके माँ बाप है उसका चेहरा तो देख पाते। लेकिन आपने क्या किया? एसओ निलंबित है, आज निलंबित हो गए, फिर कहीं ना कहीं चार्ज पा जाएंगे। लेकिन आप लोगों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहिए, और जो भी ऐसे अपराधी हैं, अगर अपराधियों के खिलाफ अगर कार्रवाई करोगे तो आपका भी नाम होगा, आपकी जो तारीफ होगी। और ऐसा होता भी है, कई बार आपने देखा लखनऊ पुलिस में जिस तरीके से। जी बताइए। अगर एक चीज खास सही कहूंगा कि ये जो पुलिस अधीक्षक महोदय जिस तरह बस्ती में है, फिलहाल इनके इस कार्यकाल में अगर बात की जाए तो ये पहला निलंबन है। क्या घटना नहीं होती है, सभी थानों पे होती है, लेकिन कहीं ना कहीं निलंबित की जो कार्रवाई है ये कहीं ना कहीं ये पहली ऐसे थानों पे इनके द्वारा जो है किया गया। नहीं तो इससे पहले जघन्य अपराध अखंड किया गया था कि एक व्यक्ति का पैर काट दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। थाना अध्यक्ष महोदय आज भी तैनात है।
लेकिन कार्रवाई करने में जो पुलिस अधीक्षक महोदय है इतना लेट उन्होंने क्यों किया कार्रवाई करने में? अगर ये घटना बिल्कुल 3 दिन पुरानी बिल्कुल थी तो क्यों हुआ उसमें लेट? बिल्कुल वाजिब सवाल है कि आखिर समय क्यों लगाया। अगर इस तरीके से कार्रवाई में समय अगर लगेगा तो कहीं ना कहीं अपराधियों के हौसले बुलंद होंगे, और वही कारण है कि वो छूट के आए, चाय पानी पी करके आए, जैसा आप बता रहे हैं चाय पानी पी करके आए, उन्होंने उसको धमकाया कि हम वीडियो वायरल कर देंगे। उससे हाथ होकर के अगर किसी तरीके का उसने कदम उठा लिया और इस तरीके की घटना घट गई, कौन जिम्मेदार होगा? निलंबित हो जाने से क्या उसकी जान वापस आ जाएगी? अपराधियों के हौसलों के खिलाफ कार्रवाई करनी है, उनके हौसलों पर लगाम लगानी है, ना कि आम जनता के खिलाफ। आपके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, उसका प्रयोग करके हौसले क्यों नहीं उनके कमजोर कर देते हो यार? आप लोग के पास ऐसी शक्तियां प्रदान कर रखी है सरकार ने कि आप उससे किसी के भी ताकत को कमजोर कर सकते हो, लेकिन अगर इस तरीके से हौसले अगर बुलंद रहेंगे अपराधियों के, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बहुत शर्म की बात है वहां के पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों के लिए कि एक बच्चे ने इस तरीके की घटना के बाद इस तरीके कदम उठाया। शायद ही आप उस बच्चे को वापस ला पाएंगे। निलंबन कार्रवाई जरूर हो सकती है, लेकिन आज नहीं तो कल दरोगा जी को चार्ज मिल जाएगा। किसी न प्रकार से कोई ना कोई विशेष कार्रवाई, ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए थी कि एक मिसाल पेश होती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। एक खबर और है, मैं अपने जो है सहयोगी से चाहूंगा कि वो विजुअल एक बार प्ले कर दे अगर हो सके तो। अखंड उस सड़क को आप देखने के बाद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एक खेत नहीं है कि किसान अपने खेतों में जो है अनाज जो है काटने के बाद और झाड़ू जो है अनाज को इकट्ठा कहने के वो सड़क है, बस्ती जिले के मुंडेरवा क्षेत्र की सड़क है। उस सड़क को जो ग्रामीण है जिस तरह से भूजे की तरह बटोरा जाता है, उसको बटोरा जा रहा है, इकट्ठा किया, उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे ग्रामीणों ने किया। फिलहाल वो सड़क 2016 में जो है वो जिला पंचायत तो उसको बनाया, लेकिन फिलहाल अभी मात्र 7 दिन पहले उस सड़क पैचिंग करने के बाद 7 दिन के जो 41 लाख से जो बनी हुई उसकी गिनती महज 7 दिनों के अंदर उखड़ के नजर आई। फिलहाल अखंड उस वीडियो को अगर देखा जाएगा तो अंदाजा खुद ही लगा लिया जाएगा ये भ्रष्टाचार जिस तरीके से किया जाए। प्रदेश सरकार ने पैसा तो भेजा, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं उनकी अगर बात की जाए, उन लोगों की वजह से ये सड़क है उसकी हालत देखेंगे तो क्या सोचना चाहिए कि इस तरह के हालात देखने को भी सड़क के लिए मिल सकती है। अरे जितेंद्र, आपको बताते हैं कि पहले जब मुख्यमंत्री जाते थे, तो एक समय था, एक दौर था 2007 से 12 के बीच में कि मुख्यमंत्री जाते थे उससे पहले सड़क पे पानी डलवाया जाता था कि धूल ना उड़े। फिर एक ऐसा भी दौर आया कि मुख्यमंत्री जी के जाने से पहले भी रोड बन जाती थी, और आज भी एक दौर था, जैसे आपने खबर दिखाई थी कि मुख्यमंत्री जी आने वाले थे उससे पहले रोड बन गई। मुख्यमंत्री तो हो तब तो रोड बनेगी अच्छी कि कम से कम उस रोड पे चलेंगे, अगर नहीं खराब रोड होगी तो सस्पेंड हो जाएंगे ना। ये भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी हैं, इनको कोई मतलब नहीं है किसी से। पैसा कैसे आएगा इसके बारे में उनको पता होना चाहिए। रोड पतली भी चाहिए, पूरा पैसा लेंगे, लेकिन रोड के नाम पर एक खाली सड़क पर केवल डामर और हल्की सी गिट्टी बिछा के छोड़ देंगे। 6 दिन 7 दिन का क्या मतलब है? 2 दिन में उखड़ जाए, इनको कोई मतलब नहीं है। इनके खिलाफ तो ऐसे एक्शन लेने चाहिए, ऐसे एक्शन लेने चाहिए कि जीवन भर याद रखे कि दूसरा कोई कदम ना उठा पाए इस तरह के काम करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ इमरान जुड़ चुके हैं। इमरान, कौन सी बड़ी खबर है आज की? देखिए, अगर मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से फिल्म एक्टर मुश्ताक खान का मामला चल रहा था, मुश्ताक खान के मामले में पुलिस ने एक लंगड़ा ऑपरेशन करके चला रखा था, जिसको लेकर के सभी आरोपियों को जो है पुलिस ने इनकाउंटर में जो है लंगड़ा कर रही है और जेल भेज रही है। उसी को देखते हुए आज जो है सुबह होते ही एक आरोपी जिसका नाम जो है मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर जिसका नाम सोनू पहाड़ी है। सोनू पहाड़ी को जो है पुलिस ने जो है जिस टाइम देखा थाने में, तो सोनू पहाड़ी ने नारे लगाते, नारों के साथ जो है थाने के अंदर जाता है और योगी जी से गुहार लगाता है कि योगी जी मुझे जो है बिजनौर यूपी पुलिस से बचाइए। इतने यही नारे लगाते हुए वो थाने के अंदर जाता है और आत्मसमर्पण कर देता है, जिसको लेकर के पुलिस ने जो है आनंद फानंद में गिरफ्तार करके उसको जो है कोर्ट में भेजने की तैयारी कर रही है। जी अखंड, ऑपरेशन लंगड़ा की जो बात चल रही है, ऐसा नहीं होता है कि ऑपरेशन में पुलिस किसी के ऊपर फर्जी गोली चला देती है। कहीं ना कहीं अपराधी जो होते हैं वो भी पुलिस पे फायर करते हैं, जवाबी कार्रवाई पे ही पुलिस फायरिंग करती है, और ऐसी बातें पुलिस के जो अधिकारियों द्वारा आती है। अपराधियों के मन में खौफ होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर अपराधियों के मन में खौफ नहीं होगा तो जिस तरीके की अपराध की जो घटनाएं सामने आती है, आप सोचिए दिन दहाड़े लखनऊ जैसे इलाके में रात के अंधेरे में 42 एक बैंक के 42 लॉकरों को काट करके वहां से नकदी और ज्वेलरी निकाल करके लेके जाते, गाड़ी कमाई निकाल करके ले जाते। अगर और इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पुलिस नहीं करेगी तो कैसे जो इकबाल है पुलिस का वो देखने को मिलेगा, कैसे अपराधियों के मन में जो हौसले हैं उनमें कमजोरी देखने को मिलेगी। इसलिए ऑपरेशन जो लंगड़ा जो लोग बार बार बोलते हैं, ये कहीं ना कहीं कार्रवाई है पुलिस की। बताइए इमरान।
बिल्कुल अखंड, जिस तरीके से ये 9 दिसंबर को जो है मुश्ताक खान का जो है इवेंट मैनेजर बिजनौर पहुंचता है, बिजनौर पहुंचते ही उन्होंने जो है पुलिस को सारी मुश्ताक खान की आप बीती बताई और उसके बाद जो है पुलिस ने आनंद पार्क में टीमें गठित करी और सभी आरोपियों को जो है धरपकड़ के लिए दबिश देना शुरू करी, जिसमें पहले ही 4 आरोपियों को जो है पुलिस ने पकड़ के जेल भेज दिया था। बाकी आरोपियों की जो है दबिश दी जा रही थी। बारी बारी जो है एक एक करके आरोपी जो है इनकाउंटर में पुलिस ने पैरों में गोली मार दी गई और उसके बाद जो है पुलिस जो है मीडिया के सामने ला रही है, जिसका नाम जो है ऑपरेशन लंगड़ा रखा गया है। जी अखंड। देखिए, अपराधियों के हौसलों में कमी होनी चाहिए। उनके जो मनबड़ अपराधी होते हैं, अगर इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी और पुलिस उनके खिलाफ एक्शन नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं वो जो वारदात को अंजाम देते ही रहेंगे और वो लगातार बेखौफ होकर के सड़कों पर आतंक मचाने के लिए तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए इमरान। अपूर्व हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपूर्व, अयोध्या से कौन सी बड़ी खबर है आज की? देखिए अखंड जो है लगातार देखिए मौसम करवट लेना शुरू कर दिया है और आज से ही बूंदाबांदी शुरू हो गई है और धीरे धीरे जो ठंडक का दौर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। रैन बसेरे जो भी है वहां पे बाकायदा जो है बिस्तर लगा दिए गए हैं। जो भी निराश्रित व्यक्ति हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, जिसको लेकर सारी तैयारियां जिलाधिकारियों, नगर निगम के आला अधिकारियों सभी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और सारी सुनिश्चित व्यवस्था की। देखिए, नव वर्ष भी आने वाला है और नव वर्ष में काफी संख्या में बाहर से जो श्रद्धालु हैं वो रामलला का दर्शन करने वाले हैं और नव वर्ष के को लेकर जो तैयारियां, देखिए 11 तारीख भी है जिसमें रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो वर्षगांठ की तैयारी है वो भी, और पहले तो नव वर्ष है। क्योंकि देखिए अपने जीवन का जो वर्ष है, नए वर्ष की शुरुआत लोग भगवान के दरबार से ही शुरू करना चाहते हैं, जिसको जो लगातार आशाएं भी की जा रही है कि कहीं ना कहीं जनवरी माह में एक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम रामलला का दर्शन करने वाला है, जिसको लेकर अब होटल व्यापारी हो सभी ने कमर कस ली है और होटलों में ज्यादा से ज्यादा बुकिंग भी चालू हो गई है। ये सबसे बड़ी बात है और जिस तरह से मौसम करवट ले रहा है वो ठंडक तो धीरे धीरे बढ़ ही रहा है। जी अखंड, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि देखिए नए साल में लोगों के मन में इच्छा होती है कि भगवान के दर्शन से ही अपने नए साल की शुरुआत की जाए। इसको लेकर के प्रशासन भी मुस्तैद है और जो बुकिंग है होटलों की, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पहले से ही होना शुरू हो चुकी है और ऐसा भी देखने को मिलता है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा होटलों में जगह नहीं रह जाएगी। तो क्या प्रशासन ने किसी विशेष व्यवस्था कर रखी है? क्या कोई रैन बसेरा बना रखा है या कोई आश्रम या किसी तरीके की कोई व्यवस्था कर रखी है श्रद्धालुओं के वहां पहुंचने के लिए? अब देखिए अखंड जो है रैन बसेरे की बात करें तो अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और नया बस स्टैंड और राम की पैड़ी, यानी कि जहां पे प्रशासन के द्वारा जो भी जगह मिल पाई है वहां पे रैन बसेरा बाकायदा श्रद्धालु और निराश्रित लोगों के लिए बनाया गया है और जो है कई सारे इंतजाम किए गए हैं कि और खासकर अलाव की व्यवस्था कई जगह पे की गई है, जिससे जो श्रद्धालु हैं वो ठंड क्योंकि लगातार बढ़ रही है ठुठरे ना, उनको कोई दिक्कत ना हो, जिसको लेकर प्रशासनिक अधिकारी जो है, नगर निगम के अधिकारी जो है वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और जहां पे जो सुनिश्चित व्यवस्था हो सकती है, जितनी अच्छी व्यवस्था हो सकती है, क्योंकि देखिए रामलला के दर्शन के लिए नववर्ष में काफी संख्या में श्रद्धालु उमड़ने वाले हैं। जिसको देखिए पहले रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान नहीं थे तब भी श्रद्धालु आते थे, अब तो रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो चुके हैं, जिसको लेकर एक अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं 1 जनवरी को 3 से 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या में हो सकते हैं और रामलला का दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल अपूर्व, प्रशासन ने कमर कस ली है जैसा आप बता रहे हो और लाखों की तादाद में वहां पे भक्त और श्रद्धालु पहुंच सकते हैं, जिसको लेकर के जो प्रशासन मुस्तैद है और साथ ही साथ तमाम ऐसे इंतजाम मूलभूत सुविधाएं हैं उसको लेकर के प्रशासन ने कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। हमारे साथ एसपी सिंह जुड़ चुके हैं। एसपी सिंह, कौन सी खबर है आज की सुल्तानपुर से? अखंड सुल्तानपुर और अमेठी दोनों जनपद की हमारे पास आज खबर है। पहली खबर यह है कि ARTO नंद कुमार द्वारा जो है बदलते मौसम को देखते हुए, बदलते कोहरे को देखते हुए पूरी तरह से जो है ARTO और यातायात प्रभारी मुस्तैद है। जगह जगह जो है गाइडलाइन दे रहे हैं और मीटिंग भी कर रहे हैं कि आप लोग जो है सुरक्षित होकर और आराम से चलिए, कोहरे में जो है पीली लाइट का उपयोग करते रहिए और डीपर का भी उपयोग करते हुए आप चलते रहिए, जिससे सफ़र में या आप रोड पे चले तो आप सुरक्षित रहें। और मोड़ को देखते हुए इंडिकेटर का प्रयोग करें, डीपर का प्रयोग करें, जिससे जो है
दुर्घटनाएं ना हो। वैसे भी सुल्तानपुर में दुर्घटनाएं चरम पे हैं, काफी जगह हर रोड पे दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसलिए इसको लेकर के गंभीर रूप से सीरियस इस समय नंद कुमार ARTO सुल्तानपुर हैं। ये इनकी भरसक कोशिश है, जब से सुल्तानपुर जनपद में अपना कार्यभार संभाले हुए हैं तब से यातायात को लेकर के काफी ये अपने आप को सुबह से लेकर के और रात तक ये बिजी रहते हैं और सबको गाइडलाइन देते रहते हैं। और दूसरी खबर अमेठी जनपद की है अखंड, जहां लोन रिकवरी करने आए जो आए थे वो किसान के ऊपर बर्बरता पुलिस द्वारा जो है उनके साथ जो फोर्स चलती है वो किसान को मारती भी है और घसीटते हुए गाड़ी में लेके जाती है। उनसे केवल यही सवाल किसान से पूछा जाता है कि आप लोन कब अदा करेंगे। SP सिंह जी ये बताइए, पहले जो रिकवरी टीम होती है उसके साथ पुलिस फोर्स गई थी, उसने बर्बरता की जी? अच्छा, पुलिस टीम ने बर्बरता की, क्यों बर्बरता की? टीम ने यही, किसान ने यही कहा कि हम जो है अमीन से बात कर लेते हैं, इसको हम समय से समय, अभी हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं, 2-4 दिन का समय दीजिए, समय के उपरांत हम अपना लोन अदा करेंगे। तो उनका ये कहना हुआ कि अमीन से कोई मतलब नहीं है, ये टीम शासन से आई है। तो उसी समय वो कहे नहीं, हम अमीन से पहले बात कर लें, तब इसके पीछे में हम सोचते हैं। लोन तो हम अदा ही, लोन लिए हैं तो लोन तो अदा ही करेंगे। इतने में जो साथ में पुलिसकर्मी था किसान को मारता है, चट्टों से मुंह से मारता हुआ, घसीटता हुआ गाड़ी पे ले जाता है, जिसमें शासन के तरफ से जो लोन कंपनी या बैंक कर्मी के साथ जो लोन कंपनी करने आए थे वो भी किसान के प्रति जो है व्यवहार बहुत गलत कर रहे थे। जबकि हाई कोर्ट और शासन प्रशासन सबका ये था कि आप लोन के लिए कोई बाधा नहीं कर सकते, आप आराम से जाइए, लोन रिकवरी करिए, लोन आप जमा करिए, लेकिन किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इतनी बड़ा आक्रोश किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि नहीं किया, और अगर शिकायत दर्ज कराई तो क्या किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई है? अभी कार्रवाई इस पर कोई नहीं हो पाई है। एप्लीकेशन दिया गया है, उच्च अधिकारियों का कहना है कि जांच गठित की जाएगी, लेकिन जांच केवल गठित ही रहेगी और जांच ही के रूप में लेगी। इसमें अभी और किसान आंदोलन पे आए हुए हैं, अमेठी में आंदोलन भी किए, लेकिन उसका खास प्रभाव जो है किसान के ऊपर नहीं रहा। ऐसे अन्नदाताओं के ऊपर अगर प्रशासन और पुलिसकर्मी ऐसे बर्बरता करते रहते हैं तो ही अन्नदाता हैं जो हमको भोजन देते हैं, देश विदेशों तक हमारा माल एक्सपोर्ट होता है। अगर पुलिस की तरह से इस तरीके की अगर बर्बरता हमारे अन्नदाता के साथ की गई है तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करेंगे, लेकिन IBC इसकी पुष्टि नहीं करता है कि उसके साथ किसने बर्बरता की। लेकिन अगर इस तरीके का आरोप एक किसान ने लगाया है तो किसान झूठे आरोप नहीं लगाएगा, क्योंकि जिस तरीके से अगर उसके साथ बर्बरता की गई लोन को लेकर के, अगर किसान बताइए उसका वीडियो हम पिछले 2 दिन से चैनल पे डाले हैं, 2 दिन हमने डाला है, उसका बकायदे प्रूफ है, हमने प्रूफ दिया है IBC को कि किस तरह वो वीडियो में बर्बरता पुलिस द्वारा की जा रही है। आप उस जानकारी के लीजिए, वीडियो गया हुआ है। तो अगर ये बर्बरता पुलिस के द्वारा की जा रही है तो बहुत ही निंदनीय है और शर्मनाक है। किसान अन्नदाता और लोन को लेकर के, कर्ज को लेकर के आप किसी को पीड़ित कैसे कहते हैं? कौन से किस जगह पे लिखा हुआ है कि आप किसी के साथ मारपीट कर सकते हैं? जो भी कानूनी प्रक्रिया उसको अपनाइए ना, किसी को मारने का क्या किसने अधिकार दिया? चाहे प्रशासन शासन कोई भी हो, सरकार हो, किसने दिया आपको अधिकार? और अगर जैसे इस तरीके कृत्य जिसने भी किया है उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि अगर वीडियो वायरल है और पुलिस की बर्बरता के सामने दिखाई दे रही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं है? SP सिंह, सवाल तो ये भी उठेगा। और अगर सरकार और शासन के लोगों में किसी भी नहीं, सरकार और शासन किसी के पास भी इस तरीके कोई अधिकार नहीं है कि किसी को मारे और पीटे और जबरन उससे वसूली करे। कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया का पालन करिए, कोर्ट में जाइए कि हमारे पैसे को नहीं देना, कोर्ट जो पैसा सुनाएगा उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे कि किसी के साथ बर्बरता करेंगे। इस तरीके की निंदनीय कार्रवाई, शर्मनाक कार्रवाई बिल्कुल भी अस्वीकार्य है। सरकार को ऐसे खिलाफ जो भी लोग इसमें शामिल है, किसी भी पद पर हो, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका SP सिंह इस तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होंगे आपके सामने हाजिर, तब तक के लिए